सर अभी तो हम लोग डिस्कशन किए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, डिफॉर्मिटी के बारे में। डिफॉर्मिटी तो ये स्पाइनल कॉर्ड का जो डिफॉर्मिटी है, तो इसका तो हम लोग सब चीज़ डिस्कशन किए कि कैसा होता है, क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। तो इसका तो एक तो वे होगा ना, हाउ टू ट्रीट स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी। क्या-क्या स्पाइनल डिफॉर्मिटी है और क्या-क्या है? सो स्पाइनल डिफॉर्मिटी को तो मतलब पहले ऑब्जर्व करते हैं, तो सब डिफॉर्मिटी को सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर हम कंजर्वेटिव मतलब नॉन सर्जिकल मेथड से मैनेज कर सकते हैं। वेरी रेयरली सर्जरी ज़रूरत पड़ता है। देन व्हाट आर द मेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यू बेसिकली फॉलो? आप कौन सा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप बेसिकली फॉलो करते हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मतलब नॉन सर्जिकल में मेजर ब्रेसिंग है। ब्रेसिंग मतलब जो बेल्ट जैसे डलता है ना, तो वो मेजर ट्रीटमेंट है। तो ये ब्रेसिंग स्कोलियोसिस सीवियरिटी के हिसाब से होता है। अगर लेस देन 20 डिग्रीज है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब एवरी 6 मंथ उसको बुलाते हैं और एक्सरे करते हैं और चेक करते हैं कि वैसे है कि बढ़ गया है। 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको ब्रेस करते हैं। तो ये ब्रेस थोड़ा कस्टम मेड बनाना पड़ेगा, वो रेडीमेड नहीं होते। पेशेंट की डिफॉर्मिटी की वजह से उसका साइज की हिसाब से हम बनाना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट ब्रेस में है, ये ब्रेस को कम से कम 20 घंटा पहनना पड़ेगा, दिन में 20 घंटा पहनना पड़ेगा। मतलब वो वॉशरूम जाते समय और खाने खाते समय ब्रेस निकालेंगे। बाकी सब टाइम जो स्कूल जाते समय, खेलते समय और सोते समय ब्रेस पहनना पड़ेगा। तो अगर ये 24 घंटे में 20 घंटे ब्रेस पहने तो ये वो काम करेगा। नहीं तो उसका असर उतना नहीं होगा। सर जो पेशेंट होते हैं जैसे ब्रेस पहनते हैं, ब्रेस के अलावा कोई टाइप का एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी आप सजेस्ट करते हैं? फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस वो करना अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं होते हैं। मतलब एक्सरसाइज करने से वो जो बैक का मसल्स है वो स्ट्रांग बन जाता है, वो बैलेंस होता है, लेकिन डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं होती। तो ओनली ब्रेसिंग ऑप्शन देते हैं कंजर्वेटिव नॉन सर्जिकल में ब्रेसिंग। ओके, ब्रेसिंग और जो ट्रैक्शन बोलते हैं, हेलो ट्रैक्शन मतलब पेशेंट का सर पे एक कोल बोलते हैं हेलो जैसा बनाए, उससे उसको खींचेगा। हेलो ट्रैक्शन हेलो ब्रेसिस होता है, ये तो एक टाइप का सर्जरी हो गया ना सर? वो सर्जरी नहीं है। हाँ, खाली वो जो पिंस इंसर्ट करते हैं, तो एक हेलो फिक्स करते हैं पिंस की से, वो हेलो को पुल करते हैं। मतलब तो ये जो हेलो ब्रेसिस हेलो ट्रैक्शन जो देते हैं, ये हेलो ट्रैक्शन कौन सा मतलब किस जगह में डिफॉर्मिटी होने से आप हेलो ट्रैक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे? हेलो ट्रैक्शन यूजुअली जो स्कोलियोसिस है, अपर थोरैसिक स्कोलियोसिस में अगर वो सीवियर है, ज्यादा टाइट है, तो ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन हम यूजुअली 6 to 8 वीक्स देते हैं। 6 वीक्स ये 6 to 8 वीक्स में थोड़ा करेक्ट होगा, पूरा करेक्ट नहीं होगा, थोड़ा करेक्ट होगा। और उससे इम्पोर्टेंट है जो हड्डी है, वो डिफॉर्मिटी है और उसका सराउंडिंग जो मसल्स है, तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो मतलब सर्जरी करने के लिए थोड़ा आसान बनेगा। 6 to 8 months, 6 to 8 वीक्स। तो उससे ज्यादा नहीं यूज करते हैं? ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद वो निकाल देंगे। हाँ, निकाल के सर्जरी प्लान कर। सो सर आज भी हेलो ट्रैक्शन ब्रेसेस ये पहले से यूज हो रहा है या ये नया टेक्नोलॉजी है या फिर नया? पहले से है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो देखने में थोड़ा भयानक जैसा लगता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो हेलो ट्रैक्शन के बाद पेशेंट चलता है, वो अपने आप का सब काम कर सकता है, वो चेयर कुर्सी पे बैठ के काम कर सकते हैं, तो देखना जैसे इतना भयानक नहीं है। पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। बट आफ्टर सर्जरी में ये हेल्प हमारा एक पेशेंट था, वो स्कूल भी जाता था ट्रैक्शन में। ओके, सो सर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम ओनली ब्रेसिंग करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे मैक्सिमम टाइम ब्रेस यूज करो और रेगुलर फॉलो करो। तो फिर ये सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल जो मैनेजमेंट होता है, ये कैसे पता चले? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कब पेशेंट को सर्जरी करने के लिए जाना चाहिए और क्या क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? सर्जरी सीवियरिटी ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब डिफॉर्मिटी ज़्यादा है से 40 डिग्री से ज़्यादा है और वो ग्रोइंग पीरियड में है, मतलब वो 11 से 14 साल का है, तो और समझो अभी डिफॉर्मिटी 40 डिग्रीज का है और बच्चों के 11 ईयर्स है, तो उसका ग्रोथ पीरियड 3 साल है। तो इन 3 साल में ये 40 डिग्री 70 डिग्रीज बन सकता है। राइट। तो ये टाइम पे हम करते हैं। तो फिर डिफॉर्मिटी ज़्यादा है और ग्रोइंग एज में है तो हम सर्जरी करते हैं। ओके। एंड जैसे कि
बच्चा बड़ा हो गया है, उसका ग्रोथ हो गया है, तो उस केस में सर्जरी करने से क्या? अगर ग्रोथ हो गया तो समझो ग्रोथ कंप्लीट हो गया। ग्रोथ कंप्लीट हो गया तो अगर डिफॉर्मिटी 50 डिग्रीज के अंदर है तो छोड़ सकते हैं। ओके 50 से ज़्यादा है तो ग्रोथ खत्म होने के बाद भी डिफॉर्मिटी बढ़ सकता है, जी। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हर साल में एक आधा से 1 डिग्री तक बढ़ सकते हैं। ओके तो 50 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रोथ कंप्लीट हो गया है, तो फिर भी सर्जरी करने के चांस है। वो पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपका ग्रोथ कंप्लीट हो गया है और हर साल में थोड़ा बढ़ेगा, हाफ डिग्री या 1 डिग्री, तो ये आपको मंजूर है, आपका एक्सेप्टेबल है जी। तो छोड़ देंगे। लेकिन और बढ़ते बढ़ते ही वो क्या अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा, लेकिन 20 साल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनेगा, वो सब हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। जी जी। और उसके सर, और एक बार सर्जरी होने के बाद हमको ब्रेसेस का रिपेयरमेंट नहीं रहता है? सर्जरी होने के बाद ब्रेस का नहीं रहता है, खाली पेन रिलीफ के लिए ब्रेस दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि कोई पोस्चर को मेंटेन करने के लिए 90% ज़्यादा तक ब्रेस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। अगर सर्जरी अच्छा किया तो ब्रेस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। सर, जो सर्जरी आप करते हैं तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे उसमें करेक्शन कैसे आता है? सर्जरी मतलब ज़्यादातर हम पीछे से करता है, तो पीछे स्पाइन को एक्सपोज करके हम हर हड्डी में स्क्रूज डालते हैं, उसको पेडिकल स्क्रूज बोलते हैं। तो हर हड्डी में स्क्रूज डालते हैं, स्क्रूज वो एंकर पॉइंट्स है। ओके। तो वो सब स्क्रूज को एक रॉड से कनेक्ट करते हैं। जी। जो सब स्क्रूज डाला है उसको उसके एक रॉड से कनेक्ट करते हैं। जी। रॉड से कनेक्ट करके वो रॉड को थोड़ा घुमाते हैं। जी। जो डिफॉर्मिटी का करेक्ट करने के लिए रॉड से डीरोटेट करते हैं। जी। तो ये जो मैनूवर है, डीरोटेशन मैनूवर, इससे ज़्यादा तक हमको करेक्शन आ जाता है। और थोड़ा अलग सा मैनूवर्स भी होता है, तो वो करेक्शन थोड़ा अच्छा करने के लिए 3-4 मैनूवर्स होते हैं, वो सब मिक्स एंड मैच करके हम डिफॉर्मिटी को करते हैं, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। करेक्ट कर लेते और दूसरा बात है, डिफॉर्मिटी को हम पूरा करेक्ट नहीं कर सकते हैं, Okay. वो इतना सेफ नहीं है। Okay. तो जितना सेफ्टी लिमिट से है 50-60% वो करेक्ट करते हैं। जैसे कि पर्सन आता है, उसका 45 डिग्री का एंगुलेशन है, तो उस केस में कितना डिग्री एंगुलेशन? तो 45 डिग्री से तो हम जो 80% तक करेक्ट कर सकते हैं इनको। नियरली 30 डिग्री तो हो सकता है। 30 नहीं, ज़्यादा 15 डिग्री से कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं। 80% कर सकते हैं, वो 35 डिग्री के आसपास कर सकते हैं, 10% रहेगा पर 35% कर सकते हैं। सर, जैसे कि कोई पेशेंट होता है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी का कोई पेशेंट आता है, आफ्टर सर्जरी होता है, सर्जरी के पहले और सर्जरी का जो अनसर्जरी में आप क्या पेशेंट को बोलते हैं प्रिकॉशन लेने के लिए? सर्जरी के पहले क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? जैसे कि सर्जरी के बाद उसको थोड़ा लंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सर्जरी का पहले कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है? वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा अपना, जो लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वो चेस्ट फिजियोथेरेपी और जो क्या बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है ना, और जो लंग्स फूंकते हैं, वो करना पड़ेगा। वो करने से उसका लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगा। ओके। तो पोस्ट ऑफ रिकवरी के लिए वो अच्छा है। तो सर्जरी के पहले हम सब पेशेंट कैसे बोलते हैं कि वो जो फूकता हुआ एक्सरसाइज है वो कितने दिन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज। तो स्पायरोमेट्री वो जो बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, जो बॉल्स होता है उसको फूकता है, तो वो करना चाहिए। वो करने से उसका लंग कैपेसिटी बढ़ता है। ओके। तो स्पायरोमेट्री जरूर करना पड़ेगा सब पेशेंट को ऑपरेशन के पहले। ओके। कितने दिन करते हैं? वो जब 2-3 हफ्ते, 2-3 वीक्स बिफोर व्हेनेवर दे कम, जब समझो पेशेंट आ जाए तो आज से शुरू करते हैं। ओके। तो पेशेंट जब सर्जरी वो सेलेक्ट करते हैं वो उनकी मर्जी है। ओके। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो तब से ही हम वो स्पायरोमेट्री के लिए बोलते हैं। ओके। और कुछ एक्सरसाइज? बस। एंड जैसे सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? सर्जरी के बाद जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम मोबिलाइज करते हैं। सर्जरी का पहला दिन थोड़ा पेन होगा, दूसरे दिन से ही समझो आज सर्जरी किया तो परसों उसको बिठाएंगे, चलाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसको मोबिलाइज कर देंगे। मतलब बेड रेस्ट नहीं रहेगा, बेड रेस्ट नहीं रहेगा। मैक्सिमम बेड रेस्ट 1 दिन रहेगा। वो फर्स्ट पहले दिन भी उसको करवट लेने देंगे, सेकेंड डे से उसको बिठाएंगे, चलाएंगे। ओके। ऐसा कुछ होता है हॉस्पिटल में 3-4 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। सर्जरी का जो सर्जरी आप जो करते हैं, उस सर्जरी करने के टाइम में ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है? हाँ, स्कोलियोसिस तो मेजर सर्जरी है, तो हर सर्जरी की तरह उसको भी कॉम्प्लिकेशंस होता है जी। जो हर सर्जरी का जो एनेस्थीसिया के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ओके। जो बेहोश करने के लिए वो ज़्यादा दवा देता है जी, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और रूटीन कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन्फेक्शन,
किसी के भी सर्जरी के हो सकते हैं, इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम जी वो हो सकता है। जी और स्कोलियोसिस का सबसे जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, जो लोग डरता है, वो कॉम्प्लिकेशन है पैरालिसिस। ओके जो लोग बोलते हैं ना उसका स्पाइन सर्जरी मत कराना, पैरालाइज हो जाएगा। जी 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 तो ये कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बहुत रेयर है। रेयर मतलब 1000 में एक बार हो सकता है। ओके तो ये भी सीवियर डिफॉर्मिटी है तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटी है तो ये पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस भी ज़्यादातर टेम्पररी है, ओके वेरी रेयरली इट में भी परमानेंट भी हो सकता है। ओके तो ये जो पैरालिसिस है वो बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बहुत रेयर है। तो अभी जो सर्जिकल टेक्निक्स है तो बहुत इम्प्रूव हुआ है, सर्जिकल जी। टेक्निक्स भी इम्प्रूव हुआ है, जी और सर्जरी के साथ जो टेक्नोलॉजी है जी। वो भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो हम वो जो सर्जरी करते समय वो न्यूरो मॉनिटरिंग करके एक टेक्नोलॉजी है, जी तो हम मॉनिटर कर सकता है कि नर्व्स कैसा है। तो अगर कुछ वो जो सिग्नल, वो ग्राफ जैसा सिग्नल आएगा हमको, जी जी तो सिग्नल देख के, वो ग्राफ देख के पता सकता है कि नर्व में कुछ इरिटेशन है, नर्व में कुछ दबाव है, नर्व कुछ डैमेज हो रहा है, तो हम पहले ही बता सकते हैं। तो इसकी हिसाब से हम सर्जरी टेक्निक को मॉडिफाई कर सकते हैं। समझे एक स्क्रू डाला है, स्क्रू डालने के बाद वो ग्राफ में थोड़ा चेंज आ गया, ओके तो वो स्क्रू को चेंज कर सकते हैं। ओके समझो वो डिफॉर्मिटी हम करेक्ट कर रहे हैं, तो टेढ़ापन को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो जब करेक्ट करते समय तो ग्राफ में थोड़ा चेंज आ गया, तो करेक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं। यहाँ ये आपके पास है? हाँ है, तो ओके बुला सकते हैं। तो सो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो जो पैरालिसिस का रिस्क है उसको बहुत कम कर सकते हैं। ओके तो मतलब जो रिस्क फैक्टर वो कम हो जाता है। रिस्क फैक्टर कर सकते हैं, रिस्क कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन उसको बहुत कम कर सकते हैं। ओके सर, जैसे कि सर्जरी होता है, क्या पहले क्या होता था कि जैसे कि सर्जरी करना है तो, और स्पाइनल सर्जरी होता है, जैसे कि गांव में या फिर थोड़ा रूरल एरिया में क्या होता है कि लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, स्पाइनल सर्जरी है तो बड़े डॉक्टर को दिखाना है, बड़े जगह पे जाना है। तो ये केस में जैसे कि हमारा विशाखापट्टनम है, तो यहाँ पे ये सर्जरी कितना दूर तक सक्सेस है और आप इस टाइप का सर्जरी करते हैं? जी, ये पहला ऐसा नोशन था कि बड़े शहर में जाना चाहिए, बड़ा सर्जरी है, ये छोटे जगह पे नहीं होगा, सब लोग नहीं कर सकते हैं। वो पहले ऐसा था, पहले सच था, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हुआ है। मैं तो बॉम्बे में ट्रेन हुआ हूँ ये सर्जरीज करने के लिए, जो मैं 2006-07 से एक कर रहा हूँ, तो रेगुलरली करते हैं सब। तो ये सर्जरी ऐसा नहीं कि खाली बड़ा शहर में ही करना है, तो हमको ट्रेनिंग है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्यों ना करें। हमको ट्रेनिंग है, हमको टेक्नोलॉजी है, हमको अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया सपोर्ट है, ओके सब इम्प्लांट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्यों ना करें। तो हम सब कर रहे हैं यहाँ पे भी, पिछले 15 साल से कर रहे हैं ओके और सक्सेसफुली कर रहे हैं। हमारा जो पेशेंट्स है वो सब हैप्पी है, ओके तो सेटिस्फाइड है। तो इसमें दो चीज़ यूज होता है, आई थिंक एक एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप अगर बहुत सारा पेशेंट किए होंगे, और एक आई थिंक टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट भी होना चाहिए ना। अगर वो चीज़ अवेलेबल तो आप कहीं भी कर सकते हैं सर्जरी। आप सब, सो यू नीड एक्सपर्टाइज चाहिए, यस और ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, और स्किल चाहिए, जी और अपना टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए, और अपना जो टीम में है एनेस्थीसिया सपोर्ट चाहिए, जी स्टाफ आपको जो असिस्ट करते हैं वो नर्स लोग, उसको भी थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। जी तो सब टीम में सब ट्रेंड है तो ये आसान से कर सकते हैं। कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा, जैसे कि सर्जरी के बाद रिकवरी जो रेशियो है, ये आप मान के कितना % रिकवरी रेशियो होता होगा? और क्या मतलब हमारा जो पेशेंट है वो सब ऑपरेशन के बाद सब अच्छा है। मतलब अभी मेरा फर्स्ट पेशेंट जो है, जो मैं 2008 में किया हूँ, तो उसका पेशेंट का भी वो जब मैं किया था वो स्कूल में था। ओके हाँ, तो वो स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उसको लोग चिढ़ाते थे। वो बॉयज लोग होते हैं ना, उसको कुछ ऐसा वो टेढ़ा करके उसको टीचिंग टीज करते थे। तो स्कूल जाने बंद कर दिया क्योंकि लोग चिढ़ा रहे करके वो स्कूल जाने बंद कर दिया। तो उसको मैं 2008 में ऑपरेशन किया हूँ, तो वो सब 15 साल का था। तो उसको शादी हो गया, उसको शी इज़ वर्किंग, अभी वर्क कर रहे हैं वो। ओके हाँ, एक कंपनी, ब्रांडिंग्स कंपनी में वर्क कर रहे। तो उनका 2 बच्चे हैं, शी हैज़ 2 गर्ल्स। ओके वो लड़की भी स्कूल जाना शुरू किया, तो मतलब वो सक्सेसफुल लाइफ है। और एक पेशेंट है, वो उसको एमटेक कर दिया, वो भी वर्क कर रहे, शी इज़ वर्किंग। तो पहले जो काम करता था, एवरीवन आर बैक टू देयर वर्क। सर, और चीज़ें कि जैसे कि सर्जरी होता है, करेक्शन होता है,
करेक्शन होने के बाद जो कि एक लड़की है, तो ये फिर कोई दिक्कत नहीं होता उसका बच्चा पैदा करने में, ऐसा कुछ दिक्कत होता है? नो बिल्कुल नहीं, नहीं होता तो शी कैन नॉर्मल मैरिटल लीड सकते हैं. है? ओके, मैं अभी जो बोला हूँ, मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स दे गॉट मैरिड ओके, एंड दे आर हैविंग चिल्ड्रन. ओके। तो कुछ फ्यूचर का कोई इश्यूज नहीं होता हाँ, इसमें? शादी कर सकते हैं और बच्चा पैदा कर सकते कोई हैं, problem उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. नहीं। सर सर्जरी हो गया, मान लीजिए सर्जरी खत्म हो गया, तो सर्जरी खत्म होने का कितने दिन के बाद एक जो छोटे बच्ची है वो कितने दिन के बाद अपने काम जा सकता है, स्कूल जा सकता है, फ्रेंड सर्कल, मतलब उसका अपना हाँ, काम हाँ। कर सकता है? तो सर्जरी के बाद 3-4 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, जी, 3-4 दिन या 5 दिन. उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे. कुछ एज पहले ही बोला था कि कुछ बेड रेस्ट नहीं रहेगा, तो जी। वो चलता फिरता रहेगा. जी, पहला 2 हफ्ता थोड़ा पेन रहेगा, थोड़ा दर्द डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो उसका थोड़ा मदद चाहिए. उसका क्या प्रिकॉशन लेगा? प्रिकॉशन कुछ नहीं कर, आगे झुकना नहीं है बस, और वो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. घर में इधर उधर चल सकते हैं, तो उसको पहले 2 हफ्ते तक उसका सपोर्ट चाहिए, उसको पेरेंट्स का या सिस्टर्स का, ब्रदर्स का सपोर्ट चाहिए. 2 हफ्ते के बाद और थोड़ा फ्री होगा. ओके, 1 महीने के बाद आराम से स्कूल जा सकता है. तो इसलिए हम सर्जरी समर हॉलीडेज में करते हैं, तो ताकि उसका एजुकेशन इफेक्ट ना हो. ओके, तो जब समर एग्जाम्स खत्म होता है तो इमिडिएटली जो हॉलीडेज शुरू होते हैं तो हम सर्जरी कर लेते हैं. समर हॉलीडेज ज़्यादा तक 6 वीक्स तक मिलते हैं, जी। तो उसका एजुकेशन इफेक्ट होता है. रीओपनिंग करने से वो स्कूल जा सकते हैं. सर ये जो काइफोसिस और स्कोलियोसिस के बारे में बताएं, काइफोसिस में का भी सर्जरी होता है, तो क्या इतना टाइम लगता है उसमें, या क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर सर सर्जरी के बाद हाँ, दोनों पोस्ट डिफॉर्म. ऑपरेटिव सर्जरी में क्या होता है इसमें और उसमें? हाँ, उसको काइफोसिस थोड़ा रिस्की सर्जरी है, थोड़ा मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, जी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज करते हैं काइफोसिस में. स्कोलियोसिस में स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपोज नहीं कर सकते, जी, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. जी, तो थोड़ा रिस्की होता है, बट पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल भी सेम. मतलब वो इमिडिएटली उसमें भी थोड़ा बेड रेस्ट नहीं रहता है. तो सर्जरी के 1-2 दिन बाद वो उसको बिठाएंगे, चलाएंगे, सेम 2 हफ्ते तक दर्द रहेगा. उसके बाद उसको चल फिर सकता है, लेकिन मतलब ज़्यादा काम करने या फिजिकल मैनुअल एक्टिविटी करने के लिए 2-3 हफ्ता तक, 2-3 महीना तक उसको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा. हेवी एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा. और ये जो चीज़ है, स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, आफ्टर सर्जरी हो गया, फ्यूचर में कभी वो ये होता है, रिवर्स होता है, ज़्यादा होता है? रिवर्स हम सर्जरी अच्छा किया, स्क्रू सब अच्छा डाला, तो उसमें हम हड्डी भी डालते हैं, मतलब उसको जी। फ्यूज करते हैं. जी, तो अगर एक बार फ्यूज हो गया, मतलब हड्डी सब ज्वाइन हो गया, तो रिवर्स होने की चांसेस नहीं है. काइफोसिस, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस. ओके, और समझो बोन फ्यूज नहीं, मतलब वो जुड़ा नहीं है, जी, तो तब वो स्क्रूस या रॉड टूटने की चांसेस है. तब थोड़ा डिफॉर्मिटी थोड़ा रिवर्स हो सकता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा रिवर्स हो सकता है. ओके। तो उस केस में क्या सर्जरी अगर वो रिवर्स हुआ, ज़्यादा डिफॉर्मिटी है तो वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा? ज़्यादा है तो. ओके। अगर थोड़ा है, पेशेंट एक्सेप्ट करता है तो ऐसा छोड़ सकता है. सो सर क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो आपके पास आते हैं, तो बेसिकली क्या उन लोगों माइंड में क्या होता है कि अगर स्पाइनल सर्जरी करना है या फिर स्पाइनल डिफॉर्मिटी है तो हमको सर्जरी करना है, और कुछ नहीं है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम्स का सर्जरी करना है. सर्जरी करना है, ये मिथ है फैक्ट? ये टोटली मिथ है, क्योंकि तो फिर fact क्या है? 95% स्पाइनल प्रॉब्लम्स बिना सर्जरी के करेक्ट होता है. 95% ऑफ स्पाइनल प्रॉब्लम्स बिना सर्जरी के ट्रीट हो सकता है. राइट। खाली 5% को सर्जरी लगता है. और एक मिथ है, सेकंड मिथ लगता है कि जैसे कि कोई पेशेंट सर्जरी हुआ है तो वो उसको पेन होगा और पेन किलर के साथ थ्रू आउट लाइफ वो जिएगा, मतलब सर्जरी के बाद, वो भी मिथ है. तो फिर फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है, अगर सर्जरी अच्छा ठीक हो गया तो उसको पेन नहीं रहेगा, छोटा बहुत पेन रहेगा, वो पेन किलर से ठीक हो जाएगा. वो टेम्परेरी, रेगुलरली वो पेन किलर खाना पड़ेगा? नहीं, वो टेम्परेरी पेन है. टेम्परेरी। स्कोलियोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है, ये फैक्ट है और मिथ है? वो मतलब फैक्ट भी है, मिथ भी है. ओके, अगर वो स्कोलियोसिस छोटे डिग्री, मतलब लेस देन 10 डिग्री डिफॉर्मिटी कम है, जी, तो अपने आप ठीक होने के चांसेस है, और ब्रेस से भी ठीक होने के चांसेस है. अगर स्कोलियोसिस ज़्यादा है, 30-40 से ज़्यादा है, तो अपने आप ठीक होने के चांसेस नहीं है. नहीं। और एक सर एक मिथ है कि मिथ और फैक्ट आई डोंट नो, बट मुझे पेशेंट जो पूछते हैं कि सर्जरी हो गया, सर्जरी होने के बाद पेशेंट पहला जो पोजीशन था, पहला जो
सब कुछ काम करता था, उसका उस केस में जा सकता है या फिर वो नहीं, उतना काम नहीं करना चाहिए? सर्जरी के बाद सर्जरी के मतलब सर्जरी के हिसाब से अगर छोटा सर्जरी है जी तो 2-3 हफ्ते के लिए रेस्ट रहेगा, उसके जी बाद सब काम कर सकता है। अगर मेजर सर्जरी है तो मे बी 3-4 महीने, उसके बाद थोड़ा 3-4 महीने के लिए थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद सब काम कर सकते हैं। जो काम वो पहले करता था वो बाद में भी, ऑपरेशन के बाद भी कर सकते कर सकता है। और फाइनल जो मिथ्स, तो सर ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अभी, मिथ है और फैक्ट है, आप बताइए कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी का केसेस जैसे सर्जरी होता है उसके बाद पेशेंट पैरालिसिस हो जाता है, पैर सूना पड़ जाता है, ये मिथ है और फैक्ट है? हैं। ये मिथ है, क्योंकि स्पाइनल डिफॉर्मिटी अभी टेक्नोलॉजी की वजह से या सर्जिकल टेक्निक इंप्रूव होने की वजह से स्पाइनल डिफॉर्मिटी करेक्शन इज अ वेरी सेफ सर्जरी, ओके सेफ एंड इफेक्टिव सर्जरी। जो पैरालिसिस हो सकता है वो चांस बहुत कम है, लेस देन 0.1%। 0.1 मतलब 1000 केस में एक केस को ऐसा हो सकता है। ओके वो भी वेरी सिवियर डिफॉर्मिटी, अगर ज़्यादा सिवियर डिफॉर्मिटी होने से वो होने की चांसेस है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। एंड आज हम लोग बहुत कुछ जाना है कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी क्या है, स्कोलियोसिस क्या है, काइफोसिस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, और बहुत सारे मिथ्स के बारे में भी जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड शेयर सो मच नॉलेज रिगार्डिंग दिस स्पाइनल डिफॉर्मिटी। धन्यवाद, थैंक यू।